हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम अकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट में हमने यूनिट 4 में स्टार्ट किया था प्लानिंग। कल और परसों के जो लेक्चर्स थे हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्लानिंग के बेसिक्स को समझा। आज जो है आपका जो यूनिट है प्लानिंग वो ओवर हो जाएगा। उसके जितने भी डायमेंशंस बचे हैं हम उनको आज कवर करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस या नियोजन प्रक्रिया। तो अब यदि हम बात कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस की, प्लानिंग कर रहे हैं उसमें डिफरेंट स्टेप्स भी आएंगे। किसी भी चीज को अगर नियोजित करना है या ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान क्यों बना रहे हैं हम, भूले तो नहीं ना आप सभी? ऑर्गेनाइजेशन के एंड गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना है, जिसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है? प्लानिंग होता है। अब प्लानिंग जब करनी है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे। उनमें क्या चीजें आती हैं हम उन्हें जानेंगे। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ प्लानिंग या नियोजन की आवश्यकता को समझना। सो बेसिकली जो भी प्लान कर रहा होता है, जो भी मैनेजर्स होते हैं या आपके सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं, जब कभी भी वो प्लान करते हैं तो फर्स्ट जो थिंग उनके माइंड में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? उनको क्लियर होना चाहिए कि भाई अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या जरूरत है प्लानिंग की। उनको अगर ये पता होगा कि आवश्यकता क्यों है प्लानिंग की। आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग करानी है, एम्प्लॉयज से काम कराना है, या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी वर्किंग हो रही है, वो सारी चीजें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सारी चीजें प्रॉपर चले। तो आपको सबसे पहले जो भी प्लान कर रहा है उसको सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियरिटी जरूरी है कि उसकी जरूरत क्यों है। अगर आप अपने एग्जाम को, हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर आप अपने एग्जाम को ही फोकस करते हैं तो अगर आपको यही नहीं पता है कि प्लान करना क्यों जरूरी है आपको, अगर आप प्लान करेंगे तो क्या आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे? 100% पहुंच पाएंगे। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लान। आपके माइंड में ये चीज की क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग आई, अंडरस्टैंडिंग द नीड। आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज की आवश्यकता ही क्यों है। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन में ये पता होगा सीनियर्स को कि क्यों प्लान करना है, क्या मोटिव है, तो वो प्लानिंग हमारी प्रॉपर होगी जिसका रिजल्ट हमको बेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है दैट इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों का निर्धारण। बिना उद्देश्य के क्या कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन होती है? ऐसा कभी नहीं होता। जब हम प्लान भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने उसकी नीड को जाना कि प्लानिंग करनी है तो क्यों करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप आएगा वो क्या आएगा? सेकंड स्टेप आपका आता है, आप डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर रहे हैं। नियोजन तो हम बना लेंगे लेकिन हमको उद्देश्य का पता होना भी आवश्यक है। यदि हमें पता होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, अब कोई कंपनी का जो मोटिव है, जो उसका गोल है, वो है प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना या उसको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। अगर किसी कंपनी ने ये टारगेट किया है कि वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपांशन करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, तो उसके माइंड में वो ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होगी। तो वो जितनी चीजें प्लान करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में करेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस लेगा, या फिर एम्प्लॉय रिगार्डिंग जो भी हायरिंग करेगा, वो सारी चीजें उन चीजों को माइंड में रख के करेगा। तो उसको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी के साथ पता होगा तो प्लानिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुल होगी। और प्लानिंग सक्सेसफुल होने का मतलब हमने देखा था ना, 50% जो वर्क होता है वो प्लानिंग करने से ही रिजॉल्व हो जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लानिंग सक्सेसफुल कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हम अचीव कर पाएंगे। अब थर्ड पॉइंट आपका आता है डिफाइनिंग द एसेंशियल बेसिस ऑफ प्लानिंग या फिर नियोजन के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना। अब यहाँ पर एसेंशियल बेसिस या जो चीजें जरूरी है या आवश्यक है उन चीजों का ध्यान में रखना। बहुत सारे मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल वर्क्स होते हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कि क्या चीजें एसेंशियल है, क्या चीजें जरूरी है। ऐसा होता है ना समटाइम कि बहुत सारी हमारे घर पे भी बहुत सारी नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, या बहुत सारे आप ऐसे मान लीजिए कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, बट हम चीजें चूज करते हैं कि क्या क्या आवश्यक है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, जो भी एसेंशियल आइटम्स थे हमने उन पर फोकस किया, एक्स्ट्रा शॉपिंग की नहीं की ना,
तो हमने बाकी चीजें नहीं ली, हमने वो चीजें ली जो एसेंशियल थी, जो जरूरत की चीजें थी। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन, जब आप प्लान कर रहे हो तो आप उन चीजों को प्रेफरेंस देंगे, उन चीजों को आप चूज करेंगे जो कि एसेंशियल है, जो चीजें जरूरी है। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स प्रोसीजर। अब वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण। कार्यविधि तो बहुत सारी हो सकती है, हर किसी डिपार्टमेंट का, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क करने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अलग अलग मेथोडोलॉजी के थ्रू लोग काम करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो अब आप किस तरीके से आपने चूज किया कि हमको पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है या इस प्रोसीजर के थ्रू हम काम करेंगे, लेकिन हमको हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बाहर वातावरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर प्रभाव डालता है और समय के अनुरूप हमको परिवर्तन लाने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे माइंड में प्लान करते टाइम क्या चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी सोच करके रखें, हम और अन्य कार्यविधि को भी अपने माइंड में रखें कि जब कभी भी सिचुएशन चेंज होगी तो हम रिजिड ना रहें एक कार्यविधि को लेकर के। हमको अगर चेंज करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, तो हम वो परिवर्तन करने में सक्षम रह पाए। इसीलिए क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी सोच करके रखेंगे। क्लियर है? अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसेस या फिर वैकल्पिक कार्यविधि का मूल्यांकन। अब आपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तो सोचा, आप जिस मेथोडोलॉजी का या जिस आप टेक्निक का यूज कर रहे थे, आपने उसका ऑल्टरनेटिव सोचा, पर आपने सिर्फ सोचा, बट हम उसको चूज करें या नहीं करें उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक होगा कि आप उन चीजों का इवेल्युएशन करें, आप उन चीजों को जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके सारे डायमेंशंस को क्लियर करें, उनको इवेल्युएट करें, उनको जाने और समझें कि क्या अगर हमने जो बेसिक एक टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर या मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर उसकी प्लेस पर हम अनदर चीज को लेकर के आते हैं तो वो कितनी सक्सेसफुल रहेगी, कितनी यूजफुल रहेगी और कितनी फिट बैठ पाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए आपको हमेशा जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपने ऑप्शंस लिए हैं ऑल्टरनेटिव, उनका इवेल्युएशन भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अनदर टेक्नोलॉजी या अनदर सॉफ्टवेयर या टेक्निक को सिर्फ चूज करके रख लिया, नहीं, आप उसका प्रॉपर इवेल्युएशन करेंगे, प्रॉपर आप उसको जानेंगे, समझेंगे कि वो एक्चुअल में यूजफुल है या नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ करना है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को पाने के लिए करना है। तो यहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं तो आप फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी चीज आप कैसे बनाएंगे, जो चीज एक्चुअल में ऑथेंटिक हो और रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए बनाएंगे। इसीलिए ये वाला पॉइंट क्लियर है आप सभी को, क्यों करना है हमको एवेल्युएशन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस या सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चयन करना। अब देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ग्रो करना और आगे बढ़ना, तो क्या आवश्यक होगा प्लान करते टाइम कि आप जो सबसे बेस्ट आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सबसे बेस्ट चीज होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। तो इट इज वेरी कॉमन थिंग कि जब आप सिलेक्ट करें तो आप बेस्ट प्रोसेस का यूज करें या सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव करें, जिससे कि कार्य जो है वो सरलता से बहुत अच्छे रूप में हो पाए। ये क्लियर है आप सभी को? अब आप समझे कि जो प्लानिंग की प्रोसेस होगी उसमें किस प्रकार के कितने चरण आ रहे हैं। अब देखिए, आपका आगे का टॉपिक आता है लिमिटेशंस। हर चीज, कोई भी कार्य हो, उसमें सीमाएं होती हैं। हर संगठन की भी कुछ सीमाएं होती हैं, हर पर्सन की भी कुछ सीमाएं होती हैं, वैसे ही हर विषय की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग या नियोजन में भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, हम उससे बाहर जाकर के प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी हम प्लान कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स या ऐसी बाउंड्रीज जरूर होंगी जो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को इम्पैक्ट डाल रही होंगी या हमको लिमिटेड या बाउंडेड कर रही होंगी। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? चलिए, इसी में आपका जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दैट इज अनसर्टेन फ्यूचर या भविष्य की अनिश्चितता। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या हम सभी जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है? भविष्यवाणी मुझे पता है बहुत लोग करते हैं, पर वो भविष्यवाणी कितनी सार्थक होगी, सत्य होगी या नहीं होगी, हम सभी नहीं जानते ना। हमें नहीं पता कि आज क्या सिचुएशन है और कल क्या सिचुएशन हो जाएगी।
जब आप सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी बिफोर 1 ईयर 2 ईयर जो भी ड्यूरेशन रहा हो, क्योंकि काफी लंबे समय से वैकेंसी वेटिंग थी, तो क्या हम जानते थे कि कोविड आ जाएगा, इतना लंबा समय लग जाएगा सरकार को एक वैकेंसी लेके आने में? हमें नहीं पता था। सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बिजनेस रन हो रहा होता है, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, आपको नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत सी चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एनवायरमेंट वाली यूनिट में जाना था, बहुत सी ऐसी कोई आपदा होती है तो वो अनप्रिडिक्टेबल है ना, हमें नहीं पता कि कल के दिन क्या चेंज हो जाएगा। बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या टेक्नोलॉजिकली अपडेट हो जाएगा, क्या मार्केट का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वी नेवर नो। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमको कहीं ना कहीं प्लान करने में लिमिट करते हैं कि हम हर चीज को प्लान नहीं कर सकते, हर चीज की प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो कुछ जो चीजें हैं, वो कुछ जो प्लानिंग होगी वो उस सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग होगी, जिसको कि हम आज प्रिडिक्ट करके नहीं डिफाइन कर पाएंगे और ना हम वैसी पॉलिसीज बना पाएंगे। इसीलिए आप समझ पाए कि हमको लिमिट क्या कर रहा है, हमको लिमिट कर रहा है यहाँ पर प्लान करने में फ्यूचर, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर या खर्चीली पद्धति है। अब जब आप प्लान कर रहे हैं तो वो एक खर्चीली पद्धति है, एक्सपेंसिव कैसे है? प्लानिंग जो होती है मेनली वो कौन करते हैं? टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। जो वो मैनेजर्स होते हैं, मैंने आप सभी को बताया था, इंटेलेक्चुअल लेवल काफी हाई चाहिए क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस देखने होते हैं प्लानिंग करते टाइम पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ना कि हम एक सिंगल प्लानिंग वर्ड को हम यूनिट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कितने सारे डायमेंशन देख रहे हैं हम उन चीजों के। तो अब आप सोचिए कि जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग प्लान करते हैं वो कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस को उनको ध्यान में रखना पड़ता है। उनका सैलरी पैकेज जो होता है वो भी हाई होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल हमको हाई चाहिए। उसके अलावा प्लानिंग जब करते हैं तो वो एक टाइम टेकिंग चीज है, वो उसका एक समय लगता है, एक ड्यूरेशन लगता है। प्लानिंग एक दिन या 2 दिन में नहीं होती। अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, उसके विषय में मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है। मार्केट का एनालिसिस करेंगे, एनवायरनमेंट को समझेंगे, सारी चीजों का स्टडी करने के बाद आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे टास्क करने पड़ रहे हैं ना आपको प्लानिंग करने में, तो टाइम भी लग रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है। मॉनिटरी टर्म्स में आप मार्केट में एवेल्युएट करेंगे चीजें, मार्केट का एनालिसिस करेंगे, तो वो सारी चीजों में भी कहीं ना कहीं आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और समय भी खर्च करना पड़ेगा। तो खर्चे का तो काम है ये, लेकिन प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो लेकिन हमारे पास कितना समय है और कितना अमाउंट हम इस चीज पे खर्च कर सकते हैं, या कितनी चीजों को हम कितनी देर तक कंटिन्यू उसका प्लान कर पाएंगे। तो अब ये सारी चीजों को करने के लिए इतना सारा जो अमाउंट लग रहा है, क्या आप उसको दे पाएंगे? कहीं ना कहीं वो जो चीज होती है ना, हमको बाउंड कर देती है, या हमको क्या कर देती है, कहीं ना कहीं रोकती है या लिमिट कर देती है। इसीलिए प्लानिंग की लिमिटेशन में ये पॉइंट जो है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लोच का अभाव। अभी जब हम प्लान करते हैं चीजों को तो हम बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, बहुत सी चीजें बना देते हैं। अब बहुत सी चीजें तो हमने बना दी हैं ऑलरेडी, वो चीजें सेट हैं कि इसी प्रोसीजर के थ्रू, इसी मेथोडोलॉजी के थ्रू वर्किंग होगी। बट फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है वो कभी भी चेंज हो जाता है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनका माइंडसेट कभी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम अपने जो माइंडसेट है वो चेंज करती रहती है। न्यू पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड्स होता है वो भी इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, वो अपना न्यू एजेंडा लेके आते हैं, तो उस चीजों से लोगों को इन्फ्लुएंस होता है। लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो लोगों की चॉइस एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं समय के हिसाब से। तो अब ये जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये परिवर्तन किस पर इफेक्ट डालेंगे? आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालेंगे। इसीलिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के, बहुत डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या जरूरी होगी? फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपका जो आपने प्लान किया है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो डिफिकल्टी है, तो ये चीज हमको कहीं ना कहीं बाउंड कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द प्रॉब्लम ऑफ मेजर चेंजेस या बड़े परिवर्तन की समस्या। अब जब कभी भी हमने जैसे समझा कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट डाल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज आया मार्केट में, लोगों के चॉइस में कोई बहुत बड़ा चेंज आता है,
अब वो सडन चेंज भी हो सकता है और टाइम के हिसाब से धीरे धीरे भी वो परिवर्तन आ रहा है, पर हमने उस पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। अब इस सिचुएशन में आपने जो भी चीजें फेल, अब आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो चीजें जैसी सोची थी वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपका प्लान तो बहुत डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चल रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी आपने ऑर्गेनाइज ही नहीं की, तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जब कभी भी हम प्लान करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है वो एक सिंपल चीज नहीं है कि एक बार आपने नियोजन क्योंकि आप बहुत सारी चीजों का कर रहे हैं ना, आप पैसे का भी कर रहे हैं, आप लोगों का भी कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसको भी प्लान कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट्स के जो वर्किंग है उनको भी प्लान कर रहे हो, जो एम्प्लॉयज के वेजेस हैं, जो एम्प्लॉयज की वर्किंग है, वो सारी चीजें भी प्लान कर रहे हो। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अब इतनी सारी चीजें जब आती हैं तो जब बाहर का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उन चीजों को फेस करना इज डिफिकल्ट। इसलिए ये चीज भी कहीं ना कहीं हमको लिमिट कर देती है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत बड़ा हो सकता है मे बी कि जो आप ही की कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर दें, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है कि हमने तो ये प्लान किया था कि इतना बजट है, इतने इतने बजट में हम अपने एम्प्लॉयज को जो भी सैलरी प्रमोशन जो भी चीजें हैं, हम पूरा ईयर का हमने ये प्लान बनाया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बट जो आपके वर्कर्स हैं वो ही स्ट्राइक कर देते हैं, वो ही हड़ताल पर चले जाते हैं। अब उनको कन्विंस करने के लिए ताकि आपकी वर्किंग ना रुके, हो सकता है मे बी आपका जो बजट था उससे एक्सीड उससे ज्यादा बढ़ करके आपको अमाउंट जो है वो निकालना पड़े और उनको वहां पर वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़े, उनकी सैलरी उनके वेजेस जो है वो बढ़ाने पड़ जाए, तो प्रॉब्लम्स ऐसे भी आ सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एरिडिकेशन ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट या फिर व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति। ऐसा भी हो जाता है ना कि आपने बहुत स्पेसिफिक चीजें बना करके दे दी है कि इस तरीके से इस प्रोसीजर से आपको काम करना है, ये आपकी कार्यविधि है, पर सेम उसी पैटर्न में काम करना, क्योंकि हम सभी मानव हैं, मनुष्य का स्वभाव ही होता है स्वतंत्र रहना। तो हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से काम करना चाहता है। जरूरी नहीं है कि आपने जो रूल्स बना दिए हैं, जिस तरीके से आपने काम करने का तरीका बताया है, वही चीजें वो सभी फॉलो करना चाहें। अगर वो कंटिन्यूसली दूसरे के अनुरूप चलेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उस कार्य से उनका इंटरेस्ट या रुचि जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। हम सभी इंडिपेंडेंट और फ्री रहना चाहते हैं ना, अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं। कोई अगर कंटिन्यूसली हमको बताता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये नहीं करना है, तो हम सब इरिटेटेड फील करने लगते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट ही लैक हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। आपने अगर प्लानिंग बना दी है तो जरूरी नहीं है कि वही प्लान को लेकर के सारे लोग हैप्पीली लॉन्ग टर्म तक वर्क करते रहें। तो ये भी एक बैरियर है कि लोगों का इंटरेस्ट भी लैक ना हो जाए कहीं जो हमने प्लान बनाया है। तो ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को। अब नेक्स्ट आता है मोनोटोनस टास्क या नीरस कार्य। सेम चीज जब हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्किंग है वो क्या हो रही है, व्यक्तिगत रुचि में समाप्ति हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मतलब काम कैसा हो रहा है, नीरस हो रहा है, बोर हो रहा है, क्योंकि आपने जो प्लान किया है, जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसी तरीके से चीजें चलती जा रही हैं। अब क्या हो रहा है कि काम तो मोनोटोनस हो गया या काम आपका बोरिंग हो गया। तो अब ये चीजें भी हमको बाउंड करती है कि किसी को भी इतना मोनोटोनस या बोरिंग ना लगे, काम में लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए हमको उनको देनी पड़ेगी स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता देनी है मतलब आपकी प्लानिंग 100% आप कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सी चीजों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाना पड़ेगा कि समय के हिसाब से हमको चीजें चेंज करनी पड़े तो हम कर ले जाएं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम फेलियर ऑफ प्लानिंग इन केस ऑफ मेजर चेंजेस। अधिक परिवर्तन में नियोजन की असफलता। अब फेलियर ऑफ प्लानिंग इन केस ऑफ मेजर चेंजेस की जब हम बात करें, जब कोई बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी यहाँ पर एग्जांपल देखा था कि बड़े परिवर्तन की समस्या, सेम चीज यहाँ पर बताई गई है, उसके हिसाब से ही चले। लेकिन कई बार निर्णय जो होता है वो आप तत्काल प्रभाव का उसी समय तत्काल प्रभाव से हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप डिसीजन लेने में देर कर ही नहीं सकते। आपके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्लानिंग का बेसिक जाना, उसके कितने डायमेंशंस होते हैं, इवन उसकी लिमिट्स कितनी होती हैं। जब कभी भी प्लान बना रहे होते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो जब प्लान कर रहे होते हैं तो कितनी सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हैं, ये सब कुछ हमने जाना। इवन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो उनको लिमिट करते हैं प्लान करने में, हमने इनको भी जाना।
अब हम ये जानेंगे कि कैसे बेस्ट प्लान बनाया जा सकता है। एक अच्छा प्लान बना कैसे सकते हैं हम, जिससे कि वो सक्सेस होगा तो क्या अचीव कर पाएंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। तो उस बेस्ट प्लान को बनाने के लिए क्या क्या वो एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको हम माइंड में रखेंगे तो एक अच्छा और सुव्यवस्थित प्लान बना पाएंगे। अब देखिए, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियरिटी और स्पष्टता। आप सभी ने बचपन में निबंध लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। ऐसे जब कभी भी आपने लिखा होगा तो आपको फर्स्ट पॉइंट जो आप सभी के टीचर्स हैं वो क्या बोलते होंगे, आप सभी को क्लियरिटी होनी इंपॉर्टेंट है। किस चीज की क्लियरिटी है, स्पष्टता, जो टॉपिक आपको दिया गया है। आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे में क्या होता है, टॉपिक, टॉपिक की क्लियरिटी। अगर आपको वो टॉपिक का जो टाइटल है आपको वो समझ में आ गया तो आपके डायमेंशंस ओपन हो जाएंगे कि हम उस ऐसे में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड कर सकते हैं। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन में जब आप प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग में किस टॉपिक पे, किस विषय में, किस डिपार्टमेंट में, किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया के लिए हमको प्लान करना है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। आप सभी का जो माइंड है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी प्लानिंग में इन्वॉल्व है, प्लानिंग में इंक्लूडेड है, उन सभी के माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए विषय वस्तु को लेकर के या सब्जेक्ट को लेकर के। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो चीज आती है इसमें अच्छा प्लान बनाने के लिए, ये गुड एंड इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए, वो क्या आती है, क्लियरिटी या स्पष्टता। सेकेंड वन इज सिंप्लिसिटी या सरलता। देखिए, जितनी चीजें सिंपल होंगी, साधारण होंगी, सामान्य और सरल होंगी, उतनी चीजों को समझने में आसानी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं तो हमने क्या अप्रोच रखी है यहाँ पर मैनेजमेंट को पढ़ने और पढ़ाने की, वो ये अप्रोच रखी है कि हम बहुत सिंपल वे में, बहुत साधारण भाषा में, सामान्य रूप से आपको मैनेजमेंट डिलीवर करेंगे। अब अगर ये भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाएगी, यहाँ पर हम बहुत बुकिश वोकैबुलरी का यूज करेंगे या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो सामान्य नहीं होंगे, कठिन होंगे, तो क्या आप सभी समझ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए चीजें जितनी सिंपल और जितनी साधारण होती हैं उतनी अच्छी लगती हैं। सेम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब कभी भी आप प्लान बनाते हो, आप प्लानिंग को इतना सिंपल रखिए कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लेवल्स आते हैं ना, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सभी उस प्लान को बहुत अच्छे से समझ पाए। उनको ऐसा ना हो कि वो प्लान उनको समझ ही नहीं आया। जो भी आपने पॉलिसी और रूल्स रेगुलेशन बनाए, कोई हमें ये ना बोल पाए कि हमको वो रूल्स रेगुलेशन समझ ही नहीं आए। तो उसकी जो भाषा शैली हो वो भी सरल हो और उसके जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, जो भी डायमेंशंस लिए, वो सब कुछ बहुत सिंपल हो। इसीलिए सिंपल चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छा प्लान बनाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंप्लिसिटी का ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि लोग उसे आसानी से समझ पाए। समझेंगे तभी तो उसको फॉलो करेंगे ना। देखिए, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड या प्रमाप। अब हाँ, जब कभी भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको इस स्टैंडर्ड पे वर्क करना है। अब स्टैंडर्ड सेट कैसे होता है, स्टैंडर्ड सेट ऐसे होता है कि यहाँ पर प्लानिंग में कौन कौन इन्वॉल्व है। प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट जो है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका अपना एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि उनको किन के लिए प्लान करना है, उनको किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान करना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के किन किन टॉपिक्स को, किन किन सब्जेक्ट्स को उनको टारगेट करना है। और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो जो मैनेजर्स होते हैं, उनको अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, या जो लोअर लेवल होता है उनके लिए प्लान करना होता है। तो उनके माइंड में उन चीजों की क्लियरिटी होती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उनका अपना एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि हमको स्टैंडर्ड तक वर्क करना है, इस लेवल तक हमको वर्क करना है, या इस लेवल के लिए हमको प्लान या पॉलिसी बनानी है। तो हर प्लानिंग जो भी करता है वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है कि हमको इससे नीचे जाकर के काम नहीं करना है, एटलीस्ट इस लेवल तक ही हम जाएंगे। या अगर किसी ने अपना एक प्लान किया है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका एक ब्रांड इमेज बनानी है या एक स्टैंडर्ड सेट करना है, मार्केट में एक अलग तरीके का इंप्रेशन छोड़ के जाना है आपको, कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशल वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्ट की, तो उस चीज के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि हम इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है
बेसिक चीज क्या आती है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना कि चाहे जो भी सिचुएशन आए बट हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कभी भी हम लोअर नहीं लाने देंगे, चाहे कितनी भी क्राइसिस आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का ही यूज करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड कैसे सेट कर रहे हैं आप ये समझ पा रहे हैं, प्लानिंग में भी हम इसी चीज को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता। अब जब कभी भी हम एक अच्छा प्लान बना रहे हैं ना तो हमको उसको रिजिड नहीं रखना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि समय समय पे परिवर्तन होता है, सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमटेंसेस बदलते हैं। जब डिफरेंट सिचुएशन आएगी, परिस्थितियों में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, एक अच्छा प्लान वही होता है जो समय के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके और उसमें चेंज करना इजी हो। और चेंज करना इजी कब होगा, जब आपने अपने प्लान को बनाया ही फ्लेक्सिबल होगा। इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट इज बैलेंस या संतुलन। अब बैलेंस या संतुलित बनाने से क्या तात्पर्य है, जब कभी भी हम प्लान बना रहे हैं तो उसको हमको बैलेंस्ड करके बनाना पड़ेगा। हम प्लान में सारे जितने भी लेवल्स हैं, टॉप मिडिल लोअर लेवल, हम सारे लेवल्स का एक्सटर्नल इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है, हम बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, हम मल्टीपल डायमेंशंस को लेके चलते हैं, मल्टीपल चीजों को लेके चलते हैं। अब जब मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही है, तो हर किसी के बीच में आपको क्या क्रिएट करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। प्लानिंग में भी एक बैलेंस क्रिएशन किया जाता है। अगर आपने अपने प्लान को सिर्फ एक चीज पर फोकस करके बनाया तो वो प्लान कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर मैनेजमेंट में बेसिक यही पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट में हम करते क्या है, लोगों के लिए काम, लोगों के साथ काम, और प्रबंधन का बेसिक मीनिंग भी यही होता है। तो जब हम प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ही भाग प्लानिंग है। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, तब भी हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमको हर डिपार्टमेंट, हर तरीके के जितने भी डायमेंशन है, हमको हर किसी को इक्वली देखना पड़ता है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाने में भी एक बैलेंस क्रिएशन करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर है आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या साधनों का कुशलतम उपयोग। प्लान करते टाइम भी या आप हमेशा कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो बेसिक चीज होती है वो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये सभी तो आप सभी परिचित है ना इस चीज से। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन उपभोग करने वाले लोग अनेक हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से बेस्ट यूज हो सकता है, आपका प्लानिंग में यही काम है। प्लान करने में या जब आप योजना बनाते हैं, नियोजित करते हैं चीजों को, तो अब आप उन लिमिटेड चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सके, जिसको ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर वो चीजें एसेंशियल हैं वहां पर आप वो चीजें प्रोवाइड कर सके। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज कैसे हो पाए, इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है प्लान बनाने में। ये क्लियर है, जो भी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करना है प्लान बनाने में, रिसोर्सेज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट इज विस्तृत या डिटेल्ड। जब आप प्लान बनाते हैं तो आप इन डिटेल प्लान बना रहे हैं, क्योंकि आप सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को, जो भी फाइनेंशियल है उन चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ वर्क कर रहे हैं, जब मल्टीपल टास्क आर देयर, जब बहुत सारी मल्टीपल चीजें हो रही हैं, तो इन डिटेल आप प्लान बनाते हो। आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, एक चीज के लिए प्लान नहीं बना रहे हो, आप इन डिटेल में सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्लान भी कैसा बना रहे हैं, आप डिटेल में बना रहे हैं या विस्तृत रूप में बना रहे हैं। क्लियर है आप सभी को। अब नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी या एकता। जब कभी भी अच्छा प्लान बनाएंगे तो आप यूनिटी का ध्यान रखेंगे, एकता का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट आएगा, डिफिकल्टीज आएंगी, अगर कंफ्लिक्ट आता है तो क्या होता है, टाइम की वेस्टेज होती है और आपका जो भी प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसीलिए आप प्लान हमेशा ऐसा बनाएंगे कि उस प्लान से कहीं ना कहीं एक यूनिटी का भाव जुड़ा हो, एक कहीं ना कहीं एकता का भाव जुड़ा हो, हमने सबको एक समान रूप से इक्वली देखा हो, ना कि हमने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट किया हो। हमने सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलना है, तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे ना। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिविजुअल गोल को भी इग्नोर करते हुए हम किस चीज को ध्यान में रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखते हैं।
इसीलिए आवश्यक क्या है एक अच्छा प्लान बनाने में, कि आप उस एकता को मेंटेन रखें और यूनिटी को मेंटेन रखें। क्लियर है आप सभी को कि किस तरीके से अच्छा प्लान बनाने में, देखिए कितने सिंपल और बेसिक पॉइंट्स थे ये। इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा प्लान बना पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखिए लास्ट थिंग आपकी आती है सजेशन फॉर मेकिंग प्लानिंग इफेक्टिव। हमने एक अच्छा प्लान बनाने के लिए, गुड प्लान बनाने के लिए अभी चीजें समझी। अब हम देखेंगे कि और इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए या फिर नियोजन का प्रभावशाली, हमने देखा कि अच्छा प्लान तो बना लेंगे लेकिन और ज्यादा प्रभावशाली कैसे बने, और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बन सकता है प्लान, उसके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम उनको देखेंगे। तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है जिसका आप ध्यान रखोगे, दैट इज ड्यूरेशन या योजना अवधि। समय से काम यदि होता है तो आपका काम अधिक अच्छा होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। इसीलिए प्लान करते टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। क्योंकि प्लानिंग के भी ड्यूरेशन हमने देखा था, हमने टाइप्स में पढ़ा था ना कि हम जो व्यू पॉइंट रख रहे थे एक ड्यूरेशन को रख रहे थे। तो यहाँ पर भी जब आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं अपनी प्लानिंग को तो आप क्या करेंगे, ड्यूरेशन या अवधि का ध्यान रखेंगे कि इतने ड्यूरेशन के लिए बन रही है या इतने ड्यूरेशन के लिए बन रही है। 1 ईयर के अंदर उस चीज को कंप्लीट करना है या 1 ईयर से अबव कंप्लीट करना है, तो ड्यूरेशन का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अगली चीज आती है प्रॉपर एनवायरनमेंट या उपयुक्त वातावरण। जब कभी भी आप प्लान कर रहे हैं और अच्छा प्लान करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट से जो वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब कुछ आपको जानने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त वातावरण को उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी वर्किंग है, उसको हम एक प्रॉपर और अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए। उस हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन या समन्वय। अब बताइए क्या बिना कोऑर्डिनेशन के वर्किंग प्रॉपर होती है? ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो वर्किंग कैसी होगी, डिले होगी, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसीलिए समन्वय होना आवश्यक है। आपकी प्लानिंग में भी समन्वय होना आवश्यक है क्योंकि आप प्लान पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बस नहीं कर रहे हैं, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए भी कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली आप फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हो। और जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको हर डिपार्टमेंट के बीच में, लोगों के बीच में और जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स है, सबके बीच में कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बिठा करके ही रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? कोऑर्डिनेशन की हमने टेक्निक्स, इन डिटेल कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से जाना था। अब देखिए पार्टिसिपेशन की बात करें या सहभागिता की बात करें, जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो प्लान एक्चुअल में एग्जीक्यूशन में आने लायक है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आपने प्लान बना दिया, अब वो सूट कर रहा है कि नहीं। तो बेस्ट और सूटेबल प्लान बनाइए, ऐसा प्लान बनाइए जो तभी इफेक्टिव प्लान बनेगा, योजना तभी आपकी प्रभावशाली होगी जब आप किस डायमेंशन को ध्यान में रखेंगे कि वो डायमेंशंस ये है आपका कि आपने जो प्लान बनाया है वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है। इसीलिए पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा। अब देखिए अगला आता है प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या समुचित संदेश वाहन या प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने जो प्लान बनाया है वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इतना सिंपल हो, इतना सरल बनाया हो कि वो चीजें इजीली कम्युनिकेट हो सके, जो भी पॉलिसी रूल्स है वो लोगों को इजीली अंडरस्टूड हो सके। इसके लिए क्या आवश्यक होगा कि बिल्कुल प्रॉपर लाइन दी हो, उसमें कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी डाउट ना आए लोगों को, वो चीज लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ में आए। तो समुचित जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ कवर्ड हो उसमें। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या उद्देश्य की स्पष्टता। अब यहाँ पर जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है तो आपका जो वर्क होता है वो अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं, वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को कभी भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि मेन वही है। अब यहाँ पर अगर क्लियरिटी होगी ऑब्जेक्टिव की तो प्लान भी हमारा अच्छा बन पाएगा। क्लियर है ये सभी को? अब देखिए नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सेम जैसे कि हमने गुड प्लान बनाने में देखा था
कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेम चीज इफेक्टिव प्लान में भी आएगी। अगर रिजिड होगा प्लान, बहुत अधिक कठिन बनाएंगे, जो चीजें परिवर्तनशील नहीं होंगी तो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए योजना बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ रियलिटी। ठीक है, वास्तविकता के निकट। अब प्रॉक्सिमिटी ऑफ रियलिटी से आप सभी क्या समझ रहे हैं कि जो भी रियलिटी है, जो भी सत्यता है या जो भी वास्तविकता है उसके नजदीक हो। जो भी प्लान बनाया है वो ऐसा ना हो जो रियलिस्टिक ही नहीं है, ठीक है, जो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, जो रियल जो अप्रोच है उसको देख ही नहीं रहा, बस हमने प्लान बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने प्लान बना लिया है कि हमको कलेक्टर बनना है और हम जो है वो तैयारी ही नहीं कर रहे कलेक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो क्या आपने वो जो सपना देखा है वो पूरा हो पाएगा? क्या वो रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक नहीं है, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ऐसे ही जब आप संगठन में प्लान बना रहे हैं तो प्लान कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके लिए ही आप कार्य कर पाए, ठीक है, जो मोटिव है उसको फुलफिल कर पाए। सेम चीज यहाँ पर हमको बताई जा रही है कि वास्तविकता के निकट हो, वास्तविकता से परे ना हो। अब लास्ट पॉइंट आता है इन अकॉर्डेंस विद एबिलिटी, क्षमता के अनुरूप। आप सभी की जितनी क्षमता है उसके अनुरूप ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना। अगर किसी की क्षमता 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की है तो वो 10 घंटे ही पढ़ पाएगा। 24 घंटे में से कोई भी अगर ये बोलता है कि वो 18 घंटे या 20 घंटे पढ़ रहा है तो क्या वो पॉसिबल है? ये सिर्फ एक काल्पनिक बात है जिसमें कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है ना। तो काल्पनिक बातों का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर क्षमता के अनुरूप ही कार्य हो पाएगा। कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, आप अपने पढ़ने की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हो, पर हम रियलिटी को नहीं भूल सकते। जितनी कैपेसिटी है उतना ही कार्य हो पाएगा। इसीलिए आप क्षमता के विपरीत कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो भी प्लान बनाएंगे सब्जेक्ट को स्टडी करने का, अपनी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सेट कर पाएंगे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान बनेगा वो कंपनी की जो क्षमता है, जितना कंपनी खर्च कर सकती है उसी हिसाब से बजट बनेगा ना। उससे ज्यादा तो नहीं आप एक्सीड कर दोगे बजट को। जितने एम्प्लॉयज आप हायर कर सकते हो कंपनी में उतने ही एम्प्लॉयज आप हायर करोगे। तो आप क्षमता को हमेशा से ध्यान में रखोगे, कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कितना कार्य करने की क्षमता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है। ये आपका टॉपिक जो था प्लानिंग, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। इस यूनिट में हमने प्लानिंग की जितनी भी डायमेंशन थे वो सब कुछ स्टडी किए और यूनिट 4 हमने कंप्लीट किया। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी यूनिट 5, हम उसको पढ़ेंगे अगली क्लास से, वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी यूनिट्स आपकी हुई है अभी तक, आप सारी यूनिट्स को प्रॉपर वे में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एमसीक्यूज की टेंशन मत लीजिए, हम कवर करा देंगे। यूनिट 5 आपकी कंप्लीट होगी, बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्द हम कंप्लीट भी कर देंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू फ्लो में लेके आ जाइए, डाउनलोड कर करके फ्यूचर के लिए मत रखिए, आप उसको कंटिन्यूसली साथ साथ में पढ़ते जाइए। क्लियर है आप सभी को? चलिए आज का टॉपिक, आज की यूनिट हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।